वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आईसीटी का टॉपिक कर ही रहे हैं। पैरेलल में मैं आप लोगों के लिए मैराथन वीडियोस भी इंक्लूड कर रही हूँ। तो आज का मैराथन वीडियो भी ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड है। स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को बता चुकी थी कि भाई ये ग्रोथ और डेवलपमेंट का टॉपिक बहुत बड़ा है। चाहे आप सीटेट, एचटेट, रीट या किसी भी अदर स्टेट के टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या एनवीएस, केवीएस, DSSB या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन करें, हर जगह आपको ये ग्रोथ और डेवलपमेंट का टॉपिक और उसकी थ्योरीज देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो पिछली वीडियो में मैं ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड जीन पियाजे, वाइगॉत्स्की और कोहलबर्ग की थ्योरीज को विद एमसीक्यूज मैंने इंक्लूड किया है। बहुत ही लंबा मैराथन वीडियो है, बिल्कुल डिटेल में मैंने उन सब चीजों को इंक्लूड किया है। और आज की जो मैराथन वीडियो है उसमें मैंने इंक्लूड किया है जेरोम ब्रूनर की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को, जो कि बिल्कुल डिटेल में मैंने आप लोगों को करवाई हुई है। ठीक है, उसके साथ इंपोर्टेंट एमसीक्यूज रहेंगे आज की मैराथन वीडियो में, ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत बेहतर तरीके से हो सके। इंपोर्टेंट एमसीक्यूज जो रहेंगे वो जीन पियाजे, जेरोम ब्रूनर, ले वाइगॉत्स्की और कोहलबर्ग की जो थ्योरीज हमने डिस्कस की थी, उन सभी थ्योरीज से, यानी कि ये जो चार डेवलपमेंट की इंपोर्टेंट थ्योरीज हैं, पियाजे, वाइगॉत्स्की, कोहलबर्ग और ब्रूनर की जो थ्योरीज हैं, उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज भी आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को कवर करवाए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। DSSB PRT से रिलेटेड ये आज हमारा 12th लेक्चर रहेगा। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी बाय जेरोम ब्रूनर, यानी कि जेरोम ब्रूनर की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। अगर मैं बात करूं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की, जो कि जेरोम ब्रूनर के द्वारा दी गई है, तो ये न केवल आपकी DSSB PRT की पेडागोजी में है, बल्कि आपके सीटेट, एचटेट, रीट, DSSB, केवीएस, एनवीएस और नेट इन एजुकेशन आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जेरोम ब्रूनर के बारे में, यानी कि आपको थोड़ा बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि भाई जेरोम ब्रूनर कौन थे। तो जेरोम ब्रूनर जो है एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, जिनका टाइम पीरियड रहा है 1915 टू 2016 तक। ठीक है, उनका अहम योगदान कौन से फील्ड में रहा है? कॉग्निटिव साइकोलॉजी के फील्ड में उन्होंने बहुत ज्यादा कार्य किया है। इसके बाद एक टर्म आती है स्कैफोल्डिंग। देखिए, आप लोगों ने वाइगॉत्स्की की थ्योरी में इस टर्म को पढ़ा है, स्कैफोल्डिंग को, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ढांचा, मचान। ठीक है, तो ये जो टर्म है ये किसके द्वारा फाइंड की गई थी, किसने इसको ढूंढा था, किसने कॉइन किया था, किसने इस टर्म को गढ़ा था, रचा था? तो वो कौन है? जेरोम ब्रूनर के द्वारा ये टर्म दी गई है, स्कैफोल्डिंग। तो देखिए, जेरोम ब्रूनर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो एजुकेशन और लैंग्वेज के फील्ड में भी रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस उन्होंने किस पर किया है? स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच, यानी कि लर्नर सेंटर एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। टीचिंग और लर्निंग में उन्होंने लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम की बात की है। ठीक है, यानी कि जो शिक्षा है वो शिक्षार्थी केंद्रित होनी चाहिए। इसके बाद है ब्रूनर वाज बेस्ट नोन फॉर हिज वर्क इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड हिज थ्योरी ऑफ लर्निंग एज एन एक्टिव प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी। देखिए, उन्होंने डिस्कवरी लर्निंग की भी बात की है। ये जो टर्म है डिस्कवरी लर्निंग, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। तो डिस्कवरी लर्निंग की बात उनके द्वारा की गई है। उनका मानना है कि बच्चे जो है अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो एक्टिव रहते हैं पूरे लर्निंग प्रोसेस। तो ये था जेरोम ब्रूनर के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे थ्योरी के बारे में। तो देखिए, जेरोम ब्रूनर की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उसमें उन्होंने मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन की बात की है, यानी कि सीखने के कुछ तरीके बताए हैं, लर्निंग के मोड्स बताए हैं। तो ये जो लर्निंग मोड्स हैं इनको हम स्टेजेस भी कह सकते हैं। स्टेजेस की बात की है या लर्निंग मोड्स की बात की है। तो लर्निंग के 3 मोड्स उनके द्वारा बताए गए हैं। पहला है एन एक्टिव मोड, दूसरा है आइकॉनिक, और थर्ड जो मोड है वो है सिंबॉलिक। तो जो पहला मोड कह सकते हैं या स्टेज कह सकते हैं, तो जो पहली स्टेज है उसमें बच्चा मूवमेंट और एक्शंस के द्वारा सीखता है चीजों को। दूसरी स्टेज है आइकॉनिक, जिसमें बच्चा इमेजेस और आइकन्स के द्वारा चीजों को सीखता है। और थर्ड है सिंबॉलिक, जिसमें बच्चा जो है एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स, यानी कि यहाँ पर बच्चे में लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो जाता है, तो एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स के थ्रू वो चीजों को समझता है। तो जेरोम ब्रूनर के द्वारा जो लर्निंग मोड्स दिए गए हैं उनको हम 1 बाय 1 समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एन एक्टिव मोड या एन एक्टिव स्टेज की। इसका टाइम पीरियड जो है बर्थ से लेके 3 साल तक होता है। ये एक्शन बेस्ड लर्निंग होती है, यानी कि यहाँ पर बच्चा कार्य करके सीखता है। बच्चे के सामने अगर आप कोई भी चीज डालोगे, फॉर एग्जांपल बच्चे के सामने आपने बहुत सारे टॉयज डाल दिए,
तो बच्चा क्या करेगा, उनको मुंह में रखेगा, उनको उल्टेगा फुलटेगा, रोटेट करेगा, यानी कि हर तरह की हरकतें वो उनके साथ करता है। ठीक है, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो बर्थ से 3 साल तक रहता है। यहाँ पर बच्चा किस तरह से सीखता है, एक्शंस, और उसके बाद जो उसके रिएक्शंस आते हैं, यानी कि जो भी वो कार्य कर रहा है उसके बाद उसको जो प्रतिक्रियाएं मिलती हैं, उसी के आधार पर बच्चे की मेमोरी डेवलप होती है। तो पहला जो इनएक्टिव मोड है वो एक्शन बेस्ड मोड होता है, यानी कि इसमें बच्चा कार्य करके सीखता है। कई बार क्या होता है, एग्जामिनर क्या करता है, आप लोगों से पूछ लेता है कि भाई पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है और जो ब्रूनर की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, तो जो पहली स्टेज है इनएक्टिव स्टेज, वो पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की किस स्टेज से मिलती जुलती है। तो पहली स्टेज जो पियाजे के द्वारा दी गई है, सेंसरी मोटर स्टेज, उससे आप इसका कंपैरिजन कर सकते हैं, यानी कि उससे मिलती जुलती स्टेज है ये। ठीक है, तो पहला है इनएक्टिव मोड, जहां पर बच्चा एक्शंस के थ्रू सीखता है। दूसरा है आइकॉनिक मोड या आइकॉनिक स्टेज, इसका टाइम पीरियड 3 से 7 साल तक रहता है। तो इस स्टेज में क्या होता है, बच्चा जो है चीजों को सिर्फ देखकर ही समझ जाता है, यानी कि अगर बच्चे को किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज की अगर आप इमेज दिखाएंगे या कोई आइकन उसका दिखा देंगे, तो वो पहचान जाएगा कि ये किस चीज का आइकन है या किस चीज की इमेज है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चा जो है एक्शंस के थ्रू न सीखकर किस तरह से सीखता है, चीजों को देखकर परसीव करता है, उसके दिमाग में मानसिक प्रतिबिंब बन जाते हैं किसी भी चीज के बारे में। मान लीजिए बच्चे ने कभी किसी भी ऑब्जेक्ट को देखा, जैसे काइट को देखा, शिप को देखा या एरोप्लेन को देखा, तो उसके दिमाग में उस चीज की एक इमेज बन जाती है, और जब दोबारा से वो उसकी पिक्चर फॉर्म में उसको देखेगा तो वो उस चीज को पहचान लेता है कि ये क्या चीज है। देखिए, अगर हम ब्रूनर की आइकॉनिक स्टेज का कंपैरिजन जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की स्टेजेस से करें, तो कौन सी स्टेज से हम इसका कंपैरिजन कर सकते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि उनकी जो सेकंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, उससे हम आइकॉनिक स्टेज को कंपेयर कर सकते हैं। दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती जुलती हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद है सिंबॉलिक स्टेज या सिंबॉलिक मोड। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड 7 साल से अबव का रहता है, यानी कि 7 साल से ऊपर के जितने भी बच्चे होंगे वो इस स्टेज में आ जाएंगे। इसमें होता क्या है, यहाँ पर बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यानी कि अमूर्त चिंतन का विकास हो जाता है, वो एब्स्ट्रैक्टली चीजों को समझ जाता है। ठीक है, अब बच्चे को आपको एप्पल देने या एप्पल की इमेज दिखाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपने बोला एप्पल, तो बच्चे के दिमाग में बहुत सारी एप्पल के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी, वो कैसा होता है, उसका कलर कैसा होता है, साइज कैसा होता है। तो इमेजिनेशन के थ्रू यहाँ पर बच्चा सीख रहा है। ठीक है, यहाँ पर बच्चा एब्स्ट्रैक्टली चीजों को समझ रहा है। यहाँ पर बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का डेवलपमेंट हो जाता है, हाइपोथेटिकली चीजों को वो समझ पा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम इस स्टेज का कंपैरिजन करें पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की स्टेजेस से, तो किससे कर सकते हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जहां पर बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का डेवलपमेंट हो जाता है। तो ब्रूनर के अकॉर्डिंग जो सिंबॉलिक स्टेज है वो बहुत ही हायर लेवल की स्टेज है। मान लीजिए, यहाँ पर एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए बच्चे के सामने आपने लाइन के बारे में कुछ बताया, तो लाइन को दिखाने की या उसकी इमेज दिखाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पर, यानी कि जैसे ही आपने लाइन शब्द बोला, उसके दिमाग में लाइन के बारे में पूरा ऐसे घूम जाएगा। ठीक है, यहाँ यानी कि वो इमेजिन कर पा रहा है। तो यहाँ पर किसी तरह की इमेजेस की आवश्यकता नहीं होती। आप लेक्चर मेथड के थ्रू भी बच्चों को यहाँ पर सिखा सकते हैं। यहाँ पर बच्चा लैंग्वेज के थ्रू चीजों को पकड़ जाता है, यानी कि जो एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स हैं, यानी कि लैंग्वेज जो लिखा हुआ शब्द है, उसी के थ्रू वो चीजों को समझता है और आगे रिसर्च कार्य करता है। तो देखिए, जेरोम ब्रूनर के द्वारा ये 3 स्टेजेस या 3 लर्निंग के मोड बताए गए हैं। अब जेरोम ब्रूनर को हम ऑल ओवर समझ लेते हैं, यानी कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स की बात उनके द्वारा की गई है। तो पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भाई उनके द्वारा मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन की बात की गई है। 3 मोड उन्होंने बताए हैं, जो कि अभी डिटेल में हमने किए हैं। एन एक्टिव, जो कि एक्शन बेस्ड मोड है। दूसरा है आइकॉनिक रिप्रेजेंटेशन, जो कि इमेज बेस्ड है, और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, जो कि लैंग्वेज बेस्ड है। ठीक है, ये तो उनके द्वारा जो 3 मोड्स बताए गए हैं वो हैं। जेरोम ब्रूनर के द्वारा दूसरा कॉन्सेप्ट दिया गया है डिस्कवरी लर्निंग। देखिए, आप लोगों से पेपर में पूछा भी जा सकता है कि डिस्कवरी लर्निंग की बात किसके द्वारा की गई है। तो जेरोम ब्रूनर ने ये कॉन्सेप्ट दिया है डिस्कवरी लर्निंग का। इसका मतलब क्या है कि भाई बच्चे जो है अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो खुद चीजों को कंस्ट्रक्ट करके सीखते हैं। ठीक है, इसलिए इस अप्रोच को कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच भी कहा जाता है। इसके बाद है स्कैफोल्डिंग। देखिए, स्कैफोल्डिंग जो है आप वाइगोत्स्की की थ्योरी में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से वहां पर, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा इस टर्म को यूज किया है। लेकिन ये जो टर्म है ये किसके द्वारा रची थी, किसके द्वारा दी गई है, किसके द्वारा कॉइन की गई है, इंट्रोड्यूस की गई है, तो वो कौन है, जेरोम ब्रूनर के द्वारा इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो स्कैफोल्डिंग को हिंदी में हम कहेंगे मचान ढांचा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि
स्कैफोल्डिंग का मतलब एक टेम्परेरी हेल्प बच्चे को दी जाती है, यानी कि बच्चा कोई भी नई नॉलेज या स्किल्स को एक्वायर करना चाहता है लेकिन वो खुद इतना कैपेबल नहीं है, तो वहां पर जो है किसी नॉलेजेबल व्यक्ति के द्वारा बच्चे की जब सहायता की जाती है तो वो सहायता क्या होती है, टेम्परेरी होती है, तब तक होती है जब तक बच्चा उस फील्ड में मास्टरी हासिल ना कर ले। जैसे ही वो उस फील्ड में एक्सपर्ट हो जाता है तो वो जो हेल्प होती है वो रिमूव कर ली जाती है, ठीक है, हटा ली जाती है। इसके बाद है स्पाइरल करिकुलम। तो देखिए स्पाइरल करिकुलम का जो कॉन्सेप्ट है वो जेरोम ब्रूनर के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर आप इस इमेज से अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, मान लीजिए बच्चे के सामने स्टार्टिंग में कोई भी नया कंटेंट दिया जाता है, फिर उसको रिवाइज करवाया जाता है, कब तक, जब तक कि बच्चा उसमें मास्टरी हासिल नहीं कर लेता है, यानी कि जो भी कॉन्सेप्ट या आइडियाज हैं उनको रिविजिट किया जाता है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि जो कठिनाई का लेवल है उसको इंक्रीज कर दिया जाता है साथ साथ। तो देखिए एक एग्जांपल से इसको हम समझते हैं स्पाइरल करिकुलम को। तो स्पेशली जो है मैथ्स और साइंस और जो ग्रामर की बुक्स होंगी, हिंदी ग्रामर या इंग्लिश ग्रामर, उसमें आप लोगों ने देखा होगा वही टॉपिक्स हम रिविजिट करते रहते हैं। पहली क्लास में भी आपने देखा होगा एडिशन सब्ट्रैक्शन बच्चा पढ़ता है, दूसरी क्लास में थोड़ा सा लेवल इंक्रीज कर दिया जाता है, उसके बाद डेसिमल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम इंटीजर्स की या रैशनल नंबर्स की या ट्रायंगल्स या टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स की अगर हम बात करें तो हर क्लास में बच्चा उन चीजों को पढ़ता है, लेकिन अगले साल में उसका जो लेवल होता है उस टॉपिक का, उसका डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज कर दिया जाता है। तो जो पहली क्लास में हमने पढ़ा था वो दूसरी क्लास के लिए बेस का काम करता है, प्रायर नॉलेज हम कहेंगे, यानी कि जो पूर्व अनुभव है वो दूसरी चीज के लिए, दूसरी क्लास के लिए एक तरह से बेस या फाउंडेशन का काम करते हैं। तो जो स्पाइरल करिकुलम है वो बेसिकली 3 प्रिंसिपल्स पर काम करता है। कौन कौन सा? एक तो ये साइक्लिक होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, यानी कि इसमें रिविजिट किया जाता है चीजों को। दूसरा क्या है, इसमें जो है जो भी कॉन्सेप्ट है उनकी जो डिफिकल्टी लेवल है उसको इंक्रीज कर दिया जाता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, प्रायर नॉलेज, यानी कि जो पूर्व अनुभव है वो एक बेस, एक फाउंडेशन का काम करते हैं कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने। तो ये थी जेरोम ब्रूनर की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जिसमें उन्होंने मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, डिस्कवरी लर्निंग, स्कैफोल्डिंग और स्पाइरल करिकुलम की बात की है, ठीक है। ऑल ओवर हमने इनको स्टडी किया। अब हम बात करेंगे इनकी थ्योरी का एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या रहेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने डिस्कवरी लर्निंग की बात की है, यानी कि बच्चे जो है अपनी लर्निंग को खुद डिस्कवर करते हैं, खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो बच्चों को हैंड ऑन एक्टिविटीज प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात की भाई स्कैफोल्डिंग की बात इनके द्वारा की गई है, बच्चों को टेम्परेरी हेल्प या जहां पर उनको आवश्यकता है उनको गाइडेंस प्रोवाइड किया जाना चाहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने स्पाइरल करिकुलम की बात की है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि बच्चों को जो है टॉपिक्स को रिविजिट करना चाहिए ताकि उनको उस चीज में मास्टरी हासिल हो सके, ठीक है। इसके बाद एक्टिव लर्निंग की बात उनके द्वारा की गई है, यानी कि बच्चे जो है पूरे लर्निंग प्रोसेस में एक्टिव रहने चाहिए। इसके लिए उनको ग्रुप एक्टिविटीज वगैरह प्रोवाइड करनी चाहिए या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स उनको प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो एक्टिव रहे लर्निंग में। इसके बाद है यूज ऑफ नैरेटिव। देखिए यूज ऑफ नैरेटिव यानी कि कुछ कथा टाइप या कहानी का निर्माण बच्चे कर सके, इसके लिए उनको जो है कुछ इस तरह का कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना चाहिए ताकि उस चीज में वो कुछ कनेक्शन बनाकर एक कहानी का निर्माण कर सके, नैरेटिव्स का यूज करना वो सीख सके, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इसी सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जीन पियाजे की जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है उसको हम डिटेल में समझेंगे। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज या कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। तो अभी आप सभी जानते हैं हमने डेवलपमेंट की थ्योरीज की हैं डिस्कस। तो आज ये हमारा 17th लेक्चर रहेगा और आज की इस वीडियो में हम कोई पर्टिकुलर टॉपिक डिस्कस नहीं करेंगे। तो जो थ्योरीज हमने डिस्कस की हैं उनसे रिलेटेड ये मैं 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की एक सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। क्यों लेकर आई हूँ? ताकि जो है कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपकी क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस होती रहे, क्योंकि जब क्वेश्चंस आप लोग साथ साथ कर लेते हैं तो एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की और जेरोम ब्रूनर की जो थ्योरीज हमने डिस्कस की है उन थ्योरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। देखिए जीन पियाजे की 2 थ्योरीज हमने की है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी मैं आप लोगों को पहले करवा चुकी हूँ और अभी रिसेंटली हमने मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी
डिस्कस की थी। तो इन सभी थ्योरीज से रिलेटेड यानी कि जीन पियाजे, काहलबर्ग, वाइगोत्स्की और जेरोम ब्रूनर की जो थ्योरीज हमने की है उनसे रिलेटेड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। लेकिन ये आज फर्स्ट पार्ट है क्योंकि जो 50 इंपोर्टेंट एमसीक्यूज की मैं बात कर रही हूँ तो सारे के सारे क्वेश्चंस एक साथ करेंगे तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे, ठीक है। तो दो पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड किया है। आज की वीडियो में हम 1 to 25 क्वेश्चंस तक डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। लेट मी सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ब्रूनर्स थ्योरी एम्फसाइजेस द इंपोर्टेंस ऑफ। देखिए ब्रूनर की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है वो किस चीज पर एम्फसाइज करती है, किस चीज पर बल देती है? नेचर ओवर नर्चर इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में नेचर या नर्चर का अहम रोल रहेगा। नेक्स्ट है स्कीमास इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, या उन्होंने स्कीमास की बात की है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। द यूज ऑफ पनिशमेंट इन लर्निंग, यानी कि लर्निंग में पनिशमेंट का अहम रोल रहेगा। या एक्टिव लर्नर एंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस। तो देखिए ब्रूनर ने जो है अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में किस चीज पर फोकस किया है? उन्होंने जो है लर्नर सेंटर्ड लर्निंग प्रोसेस की बात की है, यानी कि एक्टिव लर्नर एंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस। तो आपका जो ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा, यानी कि जो लर्नर होंगे वो एक्टिव रहेंगे थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रूनर प्रपोज दैट चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू। देखिए जो बच्चे हैं वो अपनी नॉलेज को किस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे? एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन या डिस्कवरी लर्निंग के द्वारा। तो देखिए असिमिलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन ये जो शब्द हैं ये किसके द्वारा यूज किए गए हैं? पियाजे के द्वारा अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में। असिमिलेशन का मतलब क्या है, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ उस थ्योरी में, ठीक है। तो उन्होंने किसकी बात की है, यानी कि बच्चे किसके थ्रू जो है अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेंगे? डिस्कवरी लर्निंग। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। डिस्कवरी लर्निंग पर उन्होंने फोकस किया है। ये जो कॉन्सेप्ट है डिस्कवरी लर्निंग का ये किसके द्वारा दिया गया है? ब्रूनर के द्वारा। उन्होंने कहा है कि भाई बच्चे जो है अपनी नॉलेज को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को खुद कंस्ट्रक्ट करेंगे। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। पियाजे's थ्योरी सजेस्ट दैट कॉग्निटिव डेवलपमेंट प्रोग्रेस थ्रू। देखिए पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी क्या सजेस्ट करती है कि भी बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसका प्रोग्रेस किस तरह से होगा, ठीक है। अ सीरीज ऑफ डिसकंटिन्यूअस स्टेजेस की बात उनके द्वारा की गई है। लीनियर एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस रहेगा, या जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन या प्री डिटरमाइंड स्टेजेस की बात की गई है, या रिवॉर्ड या पनिशमेंट का इन्फ्लुएंस रहेगा। तो देखिए हम सभी जानते हैं पियाजे ने क्या कहा है, यानी कि पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उसमें उन्होंने 4 स्टेजेस दी हैं। कौन कौन सी? सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। हर स्टेज का एज ग्रुप अलग से है और उसकी करैक्टरिस्टिक्स भी अलग होंगी। तो उन्होंने क्या कहा है, स्टेजेस की जो बात करते हैं तो उनका मानना है कि जो डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो किस तरह का होगा? डिसकंटिन्यूअस, यानी कि पहली स्टेज की अलग करैक्टरिस्टिक्स, दूसरी की अलग, तीसरी की अलग और चौथी की अलग। जैसे ककून से बटरफ्लाई का बन जाना, ठीक है। हर स्टेज में कुछ ना कुछ अलग तरह का डेवलपमेंट दिखेगा। जो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है वो इस तरह का होता है, यानी कि धीरे धीरे हो रहा है, ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, लीनियर प्रोसेस होता है। तो उन्होंने किसकी बात की है? उन्होंने स्टेजेस की बात की है। तो जितने भी जो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट में या मोरल डेवलपमेंट में स्टेजेस की बात करते हैं वो डिसकंटिन्यूअस डेवलपमेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे's थ्योरी सजेस्ट दैट मोरल डेवलपमेंट प्रोग्रेस थ्रू अ सीरीज ऑफ। देखिए पियाजे का क्या मानना है कि जो मोरल डेवलपमेंट है उसका प्रोग्रेस किस तरह से होता है? स्टेजेस के द्वारा, रेइंफोर्समेंट, इमिटेशन या ऑब्जर्वेशन। तो उसमें भी जो है उन्होंने स्टेजेस की बात की है, यानी कि बच्चे का जो मोरल डेवलपमेंट है वो स्टेजेस में होता है। उन्होंने मोरल डेवलपमेंट की 2 स्टेजेस बताई हैं जो कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी करवा चुकी हूँ उनकी थ्योरी में। मोरल डेवलपमेंट थ्योरी जो पियाजे के द्वारा दी गई है, ठीक है। अगर हम रेइंफोर्समेंट की बात करें तो इसकी रीइंफोर्समेंट हो गया या कंडीशनिंग हो गया, इनकी बात कौन करते हैं? बिहेवियरिस्ट करते हैं। इमिटेशन और ऑब्जर्वेशन की बात किसके द्वारा की गई है? बंडूरा के द्वारा, ठीक है। और अपनी सोशल लर्निंग थ्योरी में उन्होंने इमिटेशन, ऑब्जर्वेशन की बात की, जिसमें उन्होंने बोबोडोल एक्सपेरिमेंट किया था। तो उसमें वो किस तरह से, यानी कि बच्चे जो है ऑब्जर्व करके, इमिटेट करके सीख। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पियाजे's थ्योरी एम्फसाइजेस द इंपोर्टेंस ऑफ। देखिए पियाजे की थ्योरी किस चीज के इंपोर्टेंस पर एम्फसाइज करती है? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, स्कीमास, क्लासिकल कंडीशनिंग या ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो देखिए पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है वो किस चीज पर एम्फसाइज करती है? स्कीमा, यानी कि स्कीमा का मतलब क्या है? बच्चे के माइंड में कुछ मेंटल रिप्रेजेंटेशन बन जाता है, यानी कि कुछ मानसिक प्रतिबिंब बन जाता है किसी भी चीज के बारे में। उसके लिए उन्होंने स्कीमा शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। जैसे बच्चे ने पहली बार डॉग को देखा तो डॉग के बारे में उसके दिमाग में एक स्कीमा डेवलप हो जाता है, एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन, एक मानसिक प्रतिबिंब बन जाता है कि भी डॉग किस तरह से दिखाई देता है। या कैट को पहली बार देखता है तो कैट के बारे में मतलब इमेज बन जाना, ठीक है। तो उस
उसके लिए उन्होंने स्कीमा शब्द का प्रयोग किया है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, स्कीमा। अगर हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की बात करें तो ये जो है इसकी बात बंडूरा के द्वारा की गई है। क्लासिकल कंडीशनिंग जो है पेवलोव के द्वारा दी गई है और ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात स्किनर के द्वारा की गई है। ये दोनों ही किसकी थ्योरी है? लर्निंग की थ्योरीज हैं, ठीक है। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू पियाजे द प्रोसेस ऑफ असिमिलेशन इन्वॉल्व्स। देखिए पियाजे ने अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में कुछ की कॉन्सेप्ट्स की बात की है, कुछ 4-5 की कॉन्सेप्ट्स उनके द्वारा बताए गए हैं जो मैं आप लोगों को पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में बिल्कुल डिटेल में करवा चुकी हूँ, ठीक है। तो उस थ्योरी को जरूर देखिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाए। यहाँ पर मैं आप लोगों को बेसिक बता रही हूँ। देखिए असिमिलेशन का जो प्रोसेस होता है, असिमिलेशन का मतलब असिमिलेट करना, समाहित करना, किसी न्यू चीज को उसी जो पुराना एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसमें एग्जिस्ट कर जाना, इनकॉर्पोरेट कर लेना, ठीक है, उसमें समाहित हो जाना वो चीज। उसके लिए उन्होंने एसिमिलेशन शब्द का प्रयोग किया है। तो एसिमिलेशन का क्या मतलब है? मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग स्कीमास टू फिट न्यू इंफॉर्मेशन, यानी कि जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है, जो पहले से स्कीमा बना हुआ है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना ताकि जो न्यू इंफॉर्मेशन है वो उसमें फिट बैठ सके। इसका मतलब ये है। या क्रिएटिंग न्यू स्कीमास टू अकोमोडेट न्यू इंफॉर्मेशन, या नया स्कीमा क्रिएट करना ताकि न्यू इंफॉर्मेशन को अकोमोडेट किया जा सके। बैलेंसिंग एग्जिस्टिंग स्कीमास थ्रू इक्विलिब्रियम, या जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है यानी कि जो पहले से ही स्कीमा एग्जिस्ट करता है उसी में कुछ बैलेंस क्रिएट करना, यानी कि उसमें कुछ बैलेंस करना, आगे पीछे करना, ठीक है। इनकॉर्पोरेटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा, या जो न्यू इंफॉर्मेशन है उसको जो है जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसी में इनकॉर्पोरेट करना, उसी में समाहित करना, वो एसिमिलेशन का मतलब है। तो एसिमिलेशन का मतलब है इनकॉर्पोरेट न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा, ठीक है। यानी कि जो पहले से स्कीमा बना हुआ है उसी में अगर कोई न्यू इंफॉर्मेशन ऐड हो जाती है। इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए बच्चे के दिमाग में डॉग के बारे में एक स्कीमा डेवलप है, यानी कि स्कीमा क्या है? एग्जिस्टिंग स्कीमा है, यानी कि स्कीमा पहले से ही बना हुआ है। लेकिन फिर दूसरी बार अगर वो कहीं बाहर जाता है, उसने दूसरी तरह के डॉग को देखा, यानी कि हो सकता है उसने जर्मन शेफर्ड को देखा, तो उसमें जो है कुछ जो न्यू इंफॉर्मेशन ऐड हुई वो पुराने स्कीमा में ही क्या हो गई? इनकॉर्पोरेट हो गई, उसी में समाहित उसने कर लिया कि भाई जर्मन शेफर्ड भी क्या है? एक तरह का डॉग ही होता है लेकिन कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज। तो जो एग्जिस्टिंग स्कीमा था उसी में न्यू इंफॉर्मेशन को इनकॉर्पोरेट करना, दैट इज कॉल्ड असिमिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। According to Brunner, learners construct knowledge through 3 modes of representation. These modes are, देखिए ब्रूनर ने अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में लर्निंग के 3 मोड बताए हैं। तो वो कौन कौन से मोड हैं, ठीक है? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल एंड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, सिंबॉलिक एंड एक्टिव एंड आइकॉनिक, असिमिलेशन, अकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रियम, फॉर्मल ऑपरेशनल, पोस्ट फॉर्मल ऑपरेशनल एंड कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। तो ये तो बिल्कुल गलत है क्योंकि पोस्ट फॉर्मल कोई ऑपरेशनल स्टेज है ही नहीं। तो एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम की बात किसके द्वारा की गई है? पियाजे के द्वारा। ये की कॉन्सेप्ट पियाजे के द्वारा दी गई हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, सिंबॉलिक एंड एक्टिव एंड आइकॉनिक, ठीक है। यानी कि उन्होंने ये 3 मोड बताए हैं लर्निंग के। एंड एक्टिव पहला मोड है, सेकंड है आइकॉनिक और थर्ड है सिंबॉलिक। एंड एक्टिव यहाँ पर बच्चा मूवमेंट्स, एक्शंस के द्वारा सीखता है, यहाँ पर इमेजेस और आइकन्स के द्वारा सीखता है। और सिंबॉलिक में जो है यहाँ पर बच्चे ने एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स के द्वारा वो चीजों को सीखता है। तो लर्निंग की 3 मोड की बात किसके द्वारा, रिप्रेजेंटेशन की बात किसके द्वारा की गई है? ब्रूनर के द्वारा। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू ब्रूनर द रोल ऑफ द टीचर इज टू, देखिए ब्रूनर के अकॉर्डिंग यानी कि उन्होंने जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है उसमें उन्होंने टीचर का रोल क्या रहेगा इसके बारे में ब्रूनर क्या कहते हैं। ट्रांसमिट नॉलेज टू द स्टूडेंट, यानी कि टीचर सिर्फ नॉलेज को ट्रांसमिट करेगा, किसको? स्टूडेंट्स को। प्रोवाइड रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट फॉर लर्निंग, या वो रिवॉर्ड देगा या पनिशमेंट देगा लर्निंग में बच्चों को। अगर वो अच्छा करेंगे तो उनको रिवॉर्ड देगा या पनिशमेंट देगा गलत करेंगे तो। फैसिलिटेट एंड सपोर्ट द लर्नर्स एक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, या बच्चों को सपोर्ट और फैसिलिटेट करेगा उनके एक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज में, यानी कि जो भी कुछ वो करना चाह रहे हैं उसमें उनको हेल्प करेगा, उनको सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट है क्रिएट अ स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट फॉर पैसिव लर्निंग, या पैसिव लर्निंग के लिए एक स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट को क्रिएट करेगा। तो देखिए उन्होंने किस तरह से बात की है, यानी कि जो लर्नर हैं वो क्या रहेंगे? एक्टिव रहेंगे थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। तो पैसिव लर्निंग की तो उनके द्वारा बात ही नहीं की गई है। तो जो टीचर का रोल रहेगा वो क्या रहेगा? फैसिलिटेट एंड सपोर्ट द लर्नर्स एक्टिव कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, यानी कि जो स्टूडेंट्स अपनी लर्निंग को कंस्ट्रक्ट करेंगे
उसमें जो टीचर रहेगा वो एक फैसिलिटेटर, एक्सपोर्टर की तरह होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्याजे आइडेंटिफाइड 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दीज स्टेजेस फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट। यानी कि प्याजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस बताई हैं, हम सभी जानते हैं, तो उनकी सीक्वेंस क्या रहेगी, बिल्कुल प्रॉपर सीक्वेंस क्या रहेगी पहली से लेके लास्ट तक, वो आपको बतानी है। सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। तो देखिए पहला ही जो क्वेश्चन है वो पहला ही जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि जो सीक्वेंस क्या रहेगी, पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, दूसरी है प्री ऑपरेशनल, तीसरी है कॉन्क्रीट और चौथी है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याजे सेंसरी मोटर स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय। देखिए प्याजे की जो सेंसरी मोटर स्टेज है उसकी कैरेक्टरिस्टिक आपको बतानी है। ये 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक जो है सेंसरी मोटर स्टेज की होगी। The ability to think logically and perform mental operations, यानी कि यहाँ पर बच्चे में लॉजिकल थिंकिंग की जो एबिलिटी है उसका डेवलपमेंट हो जाता है और साथ ही वो मेंटल ऑपरेशंस को परफॉर्म करना सीख जाता है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सेंसरी मोटर स्टेज का टाइम पीरियड 0 to 2 यानी कि बर्थ से 2 साल के बच्चे में इस तरह की जो है लॉजिक लगाने की एबिलिटीज बच्चे में विकसित नहीं होती है। ठीक है, तो ये किस स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक होगी, ये होगी स्टेज नंबर 3। स्टेज नंबर 3 कौन सी है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। द डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस एंड सिंबॉलिक थॉट। तो देखिए ये तो बिल्कुल ठीक है कि भाई इस पहली स्टेज में बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस का डेवलपमेंट हो जाता है, बहुत ही अहम कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर हम मानते हैं। लेकिन जो सिंबॉलिक थॉट की बात की गई है वो सेकंड स्टेज की विशेषता है, यानी कि बच्चे में जो सिंबॉलिक थॉट्स का डेवलपमेंट सेकंड स्टेज में होता है। कौन सी स्टेज है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। The ability to engage in abstract reasoning and hypothetical thinking। तो abstract reasoning और hypothetical thinking का डेवलपमेंट बच्चे में कौन सी स्टेज में होता है, स्टेज नंबर 4। कौन सी है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट है द रिलायंस ऑन सेंसरी एक्सपीरियंसेस एंड मोटर एक्शंस। तो ये बिल्कुल आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चा जो है सेंसेस और मोटर एक्शंस के थ्रू चीजों को सीखता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रूनर्स थ्योरी एम्फसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ। देखिए ब्रूनर की थ्योरी किस चीज पर एम्फसाइज करती है, सोशल फैक्टर्स इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जेनेटिक फैक्टर्स इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल फैक्टर्स इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो देखिए उन्होंने किसकी बात की है, सोशल फैक्टर्स पर एम्फसाइज किया है, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में सोशल फैक्टर्स का अहम रोल होता है, यानी कि बच्चा दूसरों के इंटरेक्शन के थ्रू चीजों को सीख। नेक्स्ट क्वेश्चन, According to Brunner, the process of going from the concrete to the abstract is called। देखिए ब्रूनर के अकॉर्डिंग जो कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट तक पहुंचने का जो प्रोसेस है उसके लिए उन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया है, असिमिलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन या रिप्रेजेंटेशन। तो ये जो 3 की कॉन्सेप्ट है ये किसके द्वारा दिए गए हैं, प्याजे के द्वारा। मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। तो उन्होंने मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन की बात की है, तो कौन सा शब्द यूज किया है, उन्होंने रिप्रेजेंटेशन शब्द का प्रयोग किया है। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉरेंस कोहलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट थ्योरी फोकसेस ऑन। देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग की जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है वो किस चीज पर फोकस करती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट या मोरल रीजनिंग। तो उन्होंने किसकी बात की है, मोरल रीजनिंग की बात की है, मोरलिटी की बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग प्रपोज्ड हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ मोरल डेवलपमेंट। तो देखिए कोहलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट की कितनी स्टेजेस बताई हैं, 6 स्टेजेस बताई हैं। इनको मैं आप लोगों को 1 बाय 1 एक बार आप लोगों को समझा देती हूँ, कौन कौन से लेवल हैं, कौन कौन सी स्टेजेस हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने 3 लेवल्स की बात की है। पहला जो लेवल है वो है प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, जिसमें 2 स्टेजेस उन्होंने बताई हैं। कौन कौन सी, ऑबीडियंस एंड पनिशमेंट, ओरिएंटेशन और इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। देखिए ये जो थ्योरी है, ये स्टेजेस, ये लेवल्स मैं बिल्कुल डिटेल में करवा चुकी हूँ। यहाँ पर मैं आप लोगों को सिर्फ बेसिक नॉलेज के लिए बता रही हूँ। तो जो पहली स्टेज है ऑबीडियंस एंड पनिशमेंट, यानी कि यहाँ पर बच्चे को ओबे करना है, अदरवाइज ही विल गेट द पनिशमेंट। इंडिविजुअलिज्म एक्सचेंज की बात में क्या कहा गया है, यानी कि बच्चा यहाँ पर इंसेंटिव्स की मांग करता है, यानी कि अगर वो कुछ काम करता है तो बदले में उसको कुछ ना कुछ प्रोत्साहन चाहिए। ठीक है, तो ये लेवल 1 की बात हम कर रहे हैं। लेवल 1 की 2 स्टेजेस है। नेक्स्ट लेवल है कन्वेंशनल मोरालिटी, लेवल 2 है। तो इसमें भी 2 स्टेजेस आएंगे, 3 और 4 नंबर की स्टेजेस, यानी कि 3rd और 4th स्टेजेस आ जाएंगी। डेवलपिंग गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी कि यहाँ पर बच्चा दूसरों के साथ अपने रिलेशनशिप बेहतर बनाने की कोशिश करता है, दूसरों की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करता है। मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, यानी कि यहाँ पर जो भी सोसाइटी के लॉज, नॉर्म्स
जो भी रूल्स है, नॉर्म्स है, उनको मेंटेन करने की कोशिश करता है। थर्ड लेवल है पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। तो देखिए ये आपको आगे क्वेश्चंस में देखने को मिलेंगे कि कौन से लेवल की कौन कौन सी स्टेजेज हैं, ठीक है। तो लेवल और स्टेजेज आपको पता होना चाहिए। तो इस लेवल में भी 2 स्टेजेज आ जाएंगी, स्टेज नंबर 5th और स्टेज नंबर 6। तो ये जो स्टेजेज है ये लोअर टू हायर ऑर्डर है, यानी कि पहली स्टेज है बहुत ही लोअर ऑर्डर की, और जो 6th स्टेज है वो बहुत ही हायर ऑर्डर की स्टेज है। 5th स्टेज क्या है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट, यानी कि सोसाइटी के रूल्स नॉर्म्स को भी मेंटेन करना है, साथ ही अगर वो गलत है तो इंडिविजुअल का राइट है कि भी वो उनके बारे में बोल सकता है। यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, ये बिल्कुल सार्वभौमिक प्रिंसिपल्स पर डिपेंड है, यानी कि जो बिल्कुल सही है वो सही है, गलत है वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो इथिकल प्रिंसिपल्स की बात इसमें की गई है, बहुत ही हायर ऑर्डर की, सबसे हायर ऑर्डर की स्टेज कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू प्याजे कंजर्वेशन रिफर्स टू, देखिए कंजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन देन प्याजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है ये ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी टीचिंग एग्जाम में आप लोगों को प्याजे से रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चंस देखने को पक्का मिल जाते हैं। क्या है कंजर्वेशन? The ability to understand that objects can exist even when they are out of sight, यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बच्चे की आंखों से ओझल हो जाता है तो भी वो एग्जिस्ट करता है, यानी कि एक तरह से बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस का डेवलपमेंट हो जाता है। क्या ये मतलब है कंजर्वेशन का? नेक्स्ट है द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज दैट द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस रिमेन्स सेम डेस्पाइट चेंजेस इन इट्स अपीयरेंस, यानी कि किसी भी सब्सटेंस की जो क्वांटिटी है वो सेम रहेगी अगर हम उसकी अपीयरेंस को चेंज कर दें। क्या ये मतलब है? द एबिलिटी टू इंगेज इन लॉजिकल रीजनिंग एंड हाइपोथेटिकल थिंकिंग, यानी कि बच्चा जो है लॉजिकल रीजनिंग और हाइपोथेटिकल थिंकिंग में इंगेज रहने की एबिलिटी बच्चे में विकसित हो जाती है। नेक्स्ट है द एबिलिटी टू मेंटली रिप्रेजेंट एंड मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स, या बच्चा जो है चीजों को मेंटली रिप्रेजेंट कर पाता है या कुछ ऑब्जेक्ट्स में मैनिपुलेट कर पाता है, कुछ उतार चढ़ाव कर पाता है, ठीक है, कुछ चेंज कर पाता है, या इस एबिलिटी का डेवलपमेंट बच्चे में हो जाता है। तो कंजर्वेशन का क्या मतलब है? तो देखिए कंजर्वेशन को एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए बच्चे के सामने 2 ग्लास हैं, ठीक है। तो एक ग्लास में हमने ये पानी डाला, अगर इसी पानी को, ये क्या है, ये चौड़ा ग्लास है, और अगर हम इसी पानी को इस नैरो ग्लास में डालेंगे तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देगा। तो जो सेकंड स्टेज है उसमें बच्चों को क्या लगता है कि नहीं इस ग्लास में ज्यादा पानी है, लेकिन यहाँ पर कंजर्वेशन का मतलब समझ आने लग जाता है बच्चे को, यानी कि उसको पता चल जाता है कि शेप और साइज के चेंज होने से जो है क्वांटिटी चेंज नहीं होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज दैट द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस रिमेन्स द सेम डिस्पाइट चेंजेस इन इट्स अपीयरेंस, यानी कि अगर अपीयरेंस को चेंज कर दिया जाए तो भी जो क्वांटिटी है वो सेम रहेगी। ये बच्चे को समझ आने लग जाता है कौन सी स्टेज में? concrete operational stage. Let me see what is the next question. Piaget's pre-operational stage is characterized by, देखिए पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की सेकंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, उसकी करेक्टरिस्टिक बतानी है आप लोगों को। ये 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, कौन सी करेक्टरिस्टिक होगी इनमें से? Egocentrism and animism, the ability to think abstractly and engage in hypothetical reasoning, the development of conservation and operational thinking, the mastery of formal operational thoughts. तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट होगा, यानी कि बच्चा यहाँ पर क्या होता है, ईगोसेंट्रिक और एनिमिज्म बिहेवियर करता है। मान लीजिए बच्चे के पास जैसे टैडी है कोई, तो उसी टैडी को खाना खिलाना, पिलाना, उसको निल्हाना, वो क्या है, एनिमिज्म बिहेवियर कर रहा है। साथ ही इस स्टेज में बच्चा क्या रहता है, ईगोसेंट्रिक रहता है, यानी कि सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू को देखता है, दूसरे का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उसको वो कंसीडर नहीं करता। तो आप इसमें जो है ईगोसेंट्रिक और एनिमिज्म, ये क्या है, ये करेक्टरिस्टिक किसकी है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। अगर हम बात करें एब्स्ट्रैक्टली एंड इंगेज इन हाइपोथेटिकल रीजनिंग की, तो ये जो है 4th स्टेज की करेक्टरिस्टिक है। कंजर्वेशन और ऑपरेशनल थिंकिंग की बात हम 3rd स्टेज में करते हैं, और फॉर्मल ऑपरेशनल थॉट्स की बात 4th स्टेज में करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू ब्रूनर कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज, देखिए ब्रूनर के अकॉर्डिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस तरह का प्रोसेस है? कॉन्टिन्यूस, डिसकॉन्टिन्यूस, विद डिस्टिंक्ट स्टेजेस, जेनेटिकली प्रीडिटरमाइंड प्रोसेस, या पैसिव प्रोसेस इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो देखिए जितने भी जो ये साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने स्टेजेस की बात की है, ठीक है, तो उन्होंने किस तरह की बात की है,
डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस की बात की है, तो उनके अकॉर्डिंग क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस विद डिस्टिंक्ट स्टेज। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज प्राइमरीली ड्रिवन बाय। देखिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसके द्वारा ड्रिवन होता है, यानी कि अहम रोल, प्राथमिक रोल किसका रहेगा, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, इन्वायरमेंटल स्टिमुली, सोशल इंटरेक्शन, इंटरनल मेंटल प्रोसेस। तो देखिए उन्होंने जो है किस पर फोकस किया है, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, यानी कि जब तक बच्चा बायोलॉजिकली मैच्योर नहीं होगा तो वो उस चीज में एक्सपर्ट नहीं हो पाएगा। जैसे अगर हम, उन्होंने स्टेजेस की बात की है, साथ साथ एज की बात की है, यानी कि जो पहली स्टेज है उसमें जो बच्चा होगा उसमें कुछ बेसिक करेक्टरिस्टिक्स का डेवलपमेंट होगा, यानी कि वो सेकंड स्टेज की जो करेक्टरिस्टिक्स होंगी वो बच्चा एक्वायर नहीं कर पाएगा क्योंकि वो उस लेवल के लिए बायोलॉजिकली मैच्योर नहीं है। तो उन्होंने किस पर फोकस किया है, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन की बात की है। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की द प्रोसेस ऑफ स्कैफोल्डिंग इन्वॉल्व्स। देखिए स्कैफोल्डिंग की बात वाइगोत्स्की के द्वारा की गई है, तो उन्होंने जो है इस टर्म को अपनी थ्योरी में यूज किया है। स्कैफोल्डिंग का क्या मतलब है वो पूछा गया है आप लोगों से, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है स्कैफोल्डिंग, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, एमक्यू। ये तीनों चारों कॉन्सेप्ट मैंने वाइगोत्स्की की थ्योरी में आप लोगों को डिटेल में समझाया हुआ है, तो पहले उस थ्योरी को जरूर देखिएगा, ठीक है, तभी आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी, तभी आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या है। देखिए यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि भाई जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं तो उनके सामने इस तरह का एक टेम्परेरी ढांचा तैयार करके लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, ताकि बिल्डिंग को सपोर्ट दिया जा सके। तब तक लगाया जाता है जब तक वो बिल्डिंग बनकर तैयार नहीं हो जाती। तो ये क्या है, ये स्कैफोल्डिंग है, ठीक है। स्कैफोल्डिंग का मतलब एक टेम्परेरी हेल्प बच्चे को दी जाती है। कहाँ दी जाती है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि उसका जो संभावित विकास का क्षेत्र है वहां पर बच्चे को जो है एक टेम्परेरी हेल्प दी जाती है ताकि बच्चा आगे बढ़ सके, ठीक है। यानी कि जो भी नॉलेज स्किल्स वो एक्वायर करना चाहता है वो एक्वायर तभी कर सकता है जब बच्चे को एक एक्सटर्नल सपोर्ट और गाइडेंस वहां पर बच्चे को दी जाती है। कहां पर, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में। तो इसको क्या कहा गया है, स्कैफोल्डिंग। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा, प्रोवाइडिंग एक्सटर्नल सपोर्ट एंड गाइडेंस टू अ लर्नर विद इन देयर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की प्राइवेट स्पीच टॉकिंग टू वन सेल्फ सर्वनल। देखिए प्राइवेट स्पीच का मतलब है टॉकिंग टू वन सेल्फ। तो अगर लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो जो वाइगोत्स्की है उन्होंने लैंग्वेज की 3 फॉर्म्स बताई है। कौन कौन सी हैं वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो प्राइवेट स्पीच का मतलब क्या है, टॉकिंग टू वन सेल्फ, यानी कि यहाँ पर बच्चा अपने आप से बात करता है, ठीक है। तो वो क्या है वाइगोत्स्की के अनुसार, अ वे टू रेगुलेट वंस बिहेवियर एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, यानी कि यहाँ पर बच्चा अपने व्यवहार को रेगुलेट करता है, अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करता है, या कॉग्निटिव इमेच्योरिटी का साइन है, या दूसरों का ध्यान गेन करने का एक तरीका है, या सेल्फ एक्सप्रेशन और क्रिएटिविटी की एक फॉर्म है। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर होगा अ वे टू रेगुलेट वंस ऑन बिहेवियर एंड सॉल्व प्रॉब्लम, यानी कि अपने व्यवहार को रेगुलेट करना, अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करना। यानी कि यहाँ पर जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई बार हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो अपने आप से बात करते हुए कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अपने बिहेवियर को रेगुलेट और अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। According to Kohlberg, which stage of moral development is characterized by an individual considering the rights and welfare of others and valuing social contract? देखिए कोहलबर्ग की जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है उसमें उन्होंने 3 लेवल्स और 6 स्टेजेस की बात की है। हर लेवल में 2-2 स्टेजेस हैं, ठीक है। तो उन्होंने पूछा है कि भाई किस स्टेज में सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स को भी वैल्यू देना है और साथ ही जो यानी कि किसी भी इंडिविजुअल के जो राइट्स और वेलफेयर है उनको भी कंसीडर करना है। तो इसकी बात कौन सी स्टेज में की गई है, 5th स्टेज है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। देखिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात आती है आपको पता होना चाहिए 5th नंबर की स्टेज है, यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट को भी वैल्यू देना है और दूसरों के जो राइट्स और वेलफेयर है उनको भी कंसीडर करना है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर। देखिए किस चीज के लिए उनका क्रिटिसिज्म हुआ है, ओवर इम्फेसाइजिंग द रोल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर बहुत ज्यादा ओवर इम्फेसाइज किया है, निग्लेक्टिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, लेकिंग एम्पिरिकल एविडेंस एंड सपोर्ट, एक्सक्लूडिंग द रोल ऑफ इमोशंस इन मोरल रीजनिंग। तो देखिए उनका क्रिटिसिज्म जो हुआ है वो किस चीज के लिए हुआ है, यानी कि उन्होंने सोशल और कल्चरल फैक्टर्स को बिल्कुल निग्लेक्ट किया है, इसके कारण उनकी इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म हुआ है, ठीक है। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। According to Piaget, the concrete operational stage is characterized by the ability, यानी कि
जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है प्याजे की, उसमें जो 3rd नंबर की स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, उसकी कैरेक्टरिस्टिक आप लोगों को बतानी है, इनमें से कौन सी होगी। थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड इंगेज इन हाइपोथेटिकल रीजनिंग, यानी कि बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और हाइपोथेटिकल रीजनिंग का डेवलपमेंट हो जाता है। अंडरस्टैंड एंड अप्लाई लॉजिकल प्रिंसिपल्स टू कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स, या बच्चा जो है लॉजिक लगाना सीख जाता है कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स के प्रति, यानी कि लॉजिक को वो अप्लाई करना सीख जाता है। इंगेज इन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एंड मेंटल ऑपरेशंस, या बच्चा जो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में इंगेज रहता है, यानी कि सिंबॉलिक तरीके से वो चीजों को समझ पाता है। डेवलप मोरल रीजनिंग एंड इथिकल प्रिंसिपल्स, या बच्चे में मोरल रीजनिंग और इथिकल प्रिंसिपल्स का डेवलपमेंट हो जाता है। तो देखिए इनमें से कौन सी एक करेक्टरिस्टिक है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, यानी कि यहाँ पर बच्चे में लॉजिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट हो जाता है, यानी कि जो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशंस हैं, जैसे ट्रांजिटिविटी है, कंजर्वेशन है, क्लासिफिकेशन है, डिसेंट्रिक है, ये क्या है, ये कुछ कॉन्क्रीट ऑपरेशंस की बात प्याजे के द्वारा की गई है। ये बिल्कुल थ्योरी में मैंने आप लोगों को डिटेल में समझाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चा लॉजिक लगाना सीख जाता है, तो आपका जो है सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, अंडरस्टैंड एंड अप्लाई लॉजिक प्रिंसिपल्स टू कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट और हाइपोथेटिकल थिंकिंग या रीजनिंग का डेवलपमेंट बच्चे में 4th स्टेज में होता है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात या मेंटल ऑपरेशंस की बात हम सेकंड स्टेज में पढ़ते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, और मोरल रीजनिंग और इथिकल प्रिंसिपल्स का डेवलपमेंट 4th स्टेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू प्याजे द टर्म ईगोसेंट्रिज्म रिफर्स टू। देखिए ईगोसेंट्रिज्म का क्या मतलब है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। ईगोसेंट्रिज्म का क्या मतलब है प्याजे के अकॉर्डिंग, द एबिलिटी टू टेक अनदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव, यानी कि जो दूसरे व्यक्ति है उनके पर्सपेक्टिव्स को स्वीकार करने की एबिलिटी। द टेंडेंसी टू ओनली कंसिडर वंस ओन पॉइंट ऑफ व्यू, या सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू को देखना, दूसरों की बात को कंसिडर नहीं करना। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, या एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जो है, जो अमूर्त कॉन्सेप्ट है, उनको समझने की योग्यता बच्चे में विकसित हो जाती है। द रिलायंस ऑन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग, या बच्चे में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग का डेवलपमेंट हो जाता है, उसकी समझ बच्चे में आ जाती है। तो इसका मतलब क्या है, ईगोसेंट्रिज्म का मतलब कि बच्चा ईगोसेंट्रिक है, यानी कि वो सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू को महत्व देता है, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को वो नहीं समझता। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। वाइगोत्स्की प्रपोज दैट चिल्ड्रंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज फैसिलिटेट थ्रू। देखिए वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसको किस तरह से फैसिलिटेट किया जा सकता है। इंडिपेंडेंट एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन एंड फॉर्मल स्कूलिंग, सोशल इंटरेक्शन एंड कोलैबोरेशन विद मोर नॉलेजेबल इंडिविजुअल्स, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। तो देखिए वाइगोत्स्की का क्या मानना है, सोशल इंटरेक्शन एंड कोलैबोरेशन विद मोर नॉलेजेबल इंडिविजुअल्स, यानी कि जो MKO का कॉन्सेप्ट उनके द्वारा दिया गया है, मोर नॉलेजेबल इंडिविजुअल्स या मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि जो आपसे ज्यादा नॉलेजेबल है उनके साथ इंटरेक्ट और कोलैबोरेट करके जो है बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट को फैसिलिटेट किया जा सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इसी सीरीज का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, यानी कि आगे जो है हम 26 से लेके 50 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए 25 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आज की वीडियो में हम 26 से लेके 50 तक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। Vygotsky introduced the concept of the zone of proximal development। देखिए ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। वाइगोत्स्की ने अपनी थ्योरी में इस कॉन्सेप्ट की बात की है, जिसका मतलब है संभावित विकास का क्षेत्र। तो इसका मतलब क्या है, ये ZPD जो है इसका क्या मतलब है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बहुत बार सीटेट में आप लोगों ने क्वेश्चन इससे रिलेटेड देखा होगा। आपके ऑप्शंस क्या क्या है, द डिफरेंस बिटवीन अ लर्नर्स एक्चुअल डेवलपमेंटल लेवल एंड देयर पोटेंशियल डेवलपमेंट विद गाइडेंस। Next है the range of abilities a learner can achieve without any external assistance, the influence of genetic factors on cognitive development, the role of reinforcement and punishment in shaping behavior। देखिए अगर हम रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट की बात करें, यानी कि रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट जो है व्यवहार को शेप देते हैं, तो रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट की बात कौन करते हैं, स्किनर करते हैं। अपनी किस थ्योरी में, उनकी जो थ्योरी है लर्निंग की, कौन सी थ्योरी है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में उन्होंने रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट की बात की है, ये ऑप्शन आपका गलत है। जेनेटिक फैक्टर्स की बात वाइगोत्स्की ने बिल्कुल नहीं की है, इसके लिए उनकी इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म भी हुआ है।
ये ऑप्शन भी नहीं होगा। द रेंज ऑफ एबिलिटीज अ लर्नर कैन अचीव विदाउट एनी एक्सटर्नल असिस्टेंस, यानी कि जो लर्नर है उसकी जो एबिलिटीज है वो इतनी है कि भाई वो बिना किसी की हेल्प के अचीव कर सकता है चीजों को, तो इसकी बात बिल्कुल नहीं की है उन्होंने। स्कैफोल्डिंग की बात की है, यानी कि जो लर्नर है उसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में कुछ हेल्प चाहिए होती है, यानी कि बच्चे को दूसरों की हेल्प चाहिए होती है जो उससे उस फील्ड में ज्यादा नॉलेजेबल है। तो विदाउट असिस्टेंस या विदाउट एक्सटर्नल असिस्टेंस की बात उन्होंने नहीं की है। नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन अ लर्नर्स एक्चुअल डेवलपमेंटल लेवल। मान लीजिए लर्नर का ये डेवलपमेंट का लेवल है और ये जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, यानी कि ये संभावित विकास का क्षेत्र है। तो ये जो डिफरेंस है उसके एक्चुअल लेवल से और जो जहां तक वो पहुंच सकता है उसमें जो डिफरेंस है उसको उन्होंने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा है, ठीक है। यानी कि एक्चुअल डेवलपमेंटल लेवल और देयर पोटेंशियल डेवलपमेंट विद गाइडेंस, और यहाँ तक बच्चा कब पहुंच सकता है जब यहाँ पर उसको कोई गाइडेंस, कोई सपोर्ट, कोई टेम्परेरी हेल्प प्रोवाइड की जाए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, द डिफरेंस बिटवीन अ लर्नर्स एक्चुअल डेवलपमेंटल लेवल एंड द पोटेंशियल डेवलपमेंट विद गाइडेंस, यानी कि उसका जो एक्चुअल लेवल है और जो संभावित विकास का क्षेत्र है वहां पर बच्चा तभी पहुंच सकता है जब उसको कोई एक्सटर्नल हेल्प दी जाए किसी मोर नॉलेजेबल अदर के द्वारा, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है इसको उन्होंने क्या कहा है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। पियाजे's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट हैज हैड अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन द फील्ड ऑफ, देखिए पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उसका किस फील्ड में ज्यादा इंपैक्ट है, बिहेवियरिज्म, साइको एनालिसिस, सोशल लर्निंग थ्योरी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। तो पियाजे ने किस फील्ड में काम किया है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, ठीक है, विकासात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने काम किया है और स्पेशली कॉग्निटिव डेवलपमेंट, बच्चों के कॉग्निशन पर उन्होंने ज्यादा काम किया है। अकॉर्डिंग टू पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स अ प्रोसेस ऑफ, देखिए पियाजे के अकॉर्डिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होगा, यानी कि किसकी बात पियाजे करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, मैच्योरेशन एंड रीइंफोर्समेंट, ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन, एडेप्टेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन या क्लासिकल कंडीशनिंग। तो देखिए क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है, लर्निंग की एक थ्योरी है जो किसके द्वारा दी गई है, पेवलोव के द्वारा दी गई है। ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन की बात कौन करते हैं, बंडूरा करते हैं अपनी सोशल लर्निंग थ्योरी में। मैच्योरेशन एंड रीइंफोर्समेंट की बात कौन करते हैं, बिहेवियरिस्ट, ठीक है, जैसे स्किनर ने अपनी थ्योरी में रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट की बात की है। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, यानी कि पियाजे किसकी बात करते हैं अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में, एडेप्टेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब एडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है इसको एक बार समझ लेते हैं। तो देखिए पियाजे ने अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में कुछ की कॉन्सेप्ट्स की बात की है जिसके द्वारा बच्चे चीजों को सीखता है, ठीक है। तो कौन कौन से की कॉन्सेप्ट्स पियाजे के द्वारा बताए गए हैं, स्कीमा, असिमिलेशन, अकोमोडेशन, एडेप्टेशन, इक्विलिब्रियम, ठीक है। और असिमिलेशन और अकोमोडेशन ये जो दो हैं, असिमिलेशन और अकोमोडेशन, ये जो है एडेप्टेशन के ही पार्ट है, ठीक है, यानी कि एडेप्टेशन के दो पार्ट है, असिमिलेशन और अकोमोडेशन। असिमिलेशन का मतलब जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसी के अंदर जो न्यू इंफॉर्मेशन है अगर वो फिट बैठ जाती है तो उसको क्या कहा है उन्होंने, असिमिलेशन, यानी कि वो जो नई इंफॉर्मेशन है, पुराना जो एग्जिस्टिंग स्कीमा बना हुआ है, पहले से जो स्कीमा डेवलप है उसी के अंदर अगर कोई नई इंफॉर्मेशन फिट बैठ जाती है तो उसको उन्होंने कहा है असिमिलेशन। और अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि जो एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसमें कुछ न्यू इंफॉर्मेशन जो डाली गई है वो फिट नहीं बैठती है, उस स्कीमा में कुछ अल्टरेशन, कुछ मतलब चेंजेस करने की जरूरत है, तो उसको क्या कहा है, अकोमोडेशन। इक्विलिब्रियम का मतलब असिमिलेशन और अकोमोडेशन के बीच बैलेंस का काम कौन करता है, इक्विलिब्रेशन, ठीक है। और ये असिमिलेशन और अकोमोडेशन दोनों ही किसके पार्ट है, अडेप्टेशन के, यानी कि चीजों को किस तरह से अडेप्ट करता है, अडेप्टेशन की बात उनके द्वारा की गई है। ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ग्रुपिंग आइटम इनटू कैटेगरीज, यानी कि अलग अलग आइटम्स को कैटेगरीज में डिवाइड करना, ठीक है, उनके अलग अलग ग्रुप बना देना। तो ये बात कौन करते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में पियाजे करते हैं, एडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन की बात। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्री कन्वेंशनल लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट इज प्राइमरीली कंसर्न्ड विद। तो देखिए प्री कन्वेंशनल लेवल की बात कौन करते हैं, कोहलबर्ग करते हैं अपनी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी में, ठीक है, यानी कि पहला ही लेवल है। तो प्री कन्वेंशनल लेवल जो है मोरल डेवलपमेंट का, जो प्री कन्वेंशनल लेवल है वो किससे संबंधित है, कन्फर्मिंग टू सोशल नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशंस। तो देखिए उसमें सोशल नॉर्म और एक्सपेक्टेशंस की तो बात ही नहीं है क्योंकि सबसे लोअर कैटेगरी का लेवल है ये, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग।
प्लीजिंग अदर्स एंड गेनिंग अप्रूवल, यानी कि यहाँ बच्चा दूसरों को खुश करने की कोशिश करता है, दूसरों से अप्रूवल गेन करने की कोशिश करता है। तो ये 3rd नंबर की स्टेज है। कौन सा लेवल है? 2nd लेवल, ठीक है। फॉलोइंग वंस ओन सेल्फ इंटरेस्ट एंड अवॉइडिंग पनिशमेंट, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि यहाँ पर बच्चा अपने इंटरेस्ट को फॉलो करता है और जो काम वो करता है यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट से बचने के लिए करता है, ठीक है। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। The post-conventional level of moral development is primarily concerned with, देखिए post-conventional level moral development का 3rd लेवल है, यानी कि कोहलबर्ग के द्वारा जो बात की गई है मोरल डेवलपमेंट की, जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है कोहलबर्ग के द्वारा दी गई है, उसमें जो है उन्होंने 3 लेवल्स की बात की है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। हर लेवल में 2-2 स्टेजेस हैं, ये मैं आप लोगों को थ्योरी में बता चुकी हूँ। तो पहले क्वेश्चंस को करने से पहले थ्योरी को समझकर ही आप क्वेश्चंस कीजिए, तभी आपको क्लैरिटी रहेगी, ठीक है। तो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल की बात कौन करते हैं? कोहलबर्ग करते हैं। तो ये किससे संबंधित है आपको बताना है। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। कन्फर्मिंग टू सोशल नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशंस, यानी कि सोशल नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशंस की बात जो है कौन से लेवल में की गई है? लेवल 2। और कौन सी स्टेज है? ये आपकी 4th नंबर की स्टेज होगी। सोशल नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशंस की बात, सोशल ऑर्डर और लॉज की बात किसमें करते हैं? 4th नंबर की स्टेज में। प्लीजिंग अदर्स एंड गेनिंग अप्रूवल, यानी कि ये भी लेवल 2 है, कन्वेंशनल मोरलिटी। और स्टेज की अगर हम बात करें तो कौन सी स्टेज है? ये 3rd नंबर की स्टेज है, जिसमें बच्चा मेंटेनिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बात की गई है, यानी कि वो दूसरों को खुश करने की, दूसरों से अप्रूवल गेन करने की कोशिश करता है। फॉलोइंग वंस ऑन सेल्फ इंटरेस्ट एंड अवॉइडिंग पनिशमेंट, यानी कि बच्चा जो है पनिशमेंट से बचने के लिए कार्य करता है। तो ये क्या है? ये प्री कन्वेंशनल, यानी कि लेवल 1 और स्टेज 1 है ये, ठीक है। स्टेज कौन सी है? पहली ही स्टेज है। कंसिडरिंग द ब्रॉडर इथिकल प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस, यानी कि यहाँ पर जो बच्चा है, जो व्यक्ति है, वो क्या करता है? इथिकल प्रिंसिपल्स को कंसीडर करता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को, यानी कि यहाँ पर अपने बारे में न सोचकर दूसरों को ज्यादा महत्ता दी जाती है। तो ये क्या है? ये लेवल 3 है, पोस्ट कन्वेंशनल मोरलिटी। और स्टेज की अगर हम बात करें तो कौन सी स्टेज की बात हो रही है? 6th नंबर की स्टेज है, जिसमें इथिकल प्रिंसिपल्स पर फोकस किया जाता है। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, मोर नॉलेजेबल अदर, MKO, देखिए MKO की फुल फॉर्म क्या होगी? मोर नॉलेजेबल अदर। आप लोगों से फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, ZPD, MKO, ठीक है। तो MKO का मतलब क्या है? मोर नॉलेजेबल अदर का मतलब क्या है? जिसकी बात वाइगोत्स्की अपनी थ्योरी में करते हैं। A teacher or an expert who provides guidance and support in a learner's zone of proximal development, a peer who is at similar level of development as the learner, the internalized voice of cultural norms and expectations, the influence of genetic factors on cognitive development। तो देखिए आपका आंसर क्या होगा? देखिए मोर नॉलेजेबल अदर का मतलब जो आपसे ज्यादा नॉलेजेबल है। तो आपका ऑप्शन आपको पढ़ते ही क्लियर हो जाना चाहिए। अ टीचर और एन एक्सपर्ट हु प्रोवाइड्स गाइडेंस एंड सपोर्ट, यानी कि कोई भी हो सकता है मोर नॉलेजेबल अदर। आपका टीचर, एक्सपर्ट, कोच, कोई आपका साथी, फ्रेंड भी हो सकता है जो कि आपसे ज्यादा नॉलेज रखता है उस फील्ड में। जहां पर तो कौन होगा? टीचर, एक्सपर्ट या कोई आपका साथी, फ्रेंड, जो प्रोवाइड करेगा गाइडेंस और सपोर्ट। कहां पर? बच्चे को जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में, यानी कि उसका जो पोटेंशियल डेवलपमेंट का लेवल है, जहां तक वो पहुंच सकता है संभावित विकास के क्षेत्र में, उसको जो गाइडेंस और सपोर्ट प्रोवाइड करता है वो होगा मोर नॉलेजेबल अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाइगोत्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी एम्फसाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चरल टूल्स विच कैन इंक्लूड। देखिए वाइगोत्स्की की थ्योरी अपने आप में क्या कहती है? सोशियो कल्चरल थ्योरी है। तो इसमें जो है कल्चरल टूल्स की बात की गई है। तो कल्चरल टूल्स से यहाँ क्या मतलब है? लैंग्वेज, सिंबल्स एंड साइंस। कल्चरल टूल का मतलब वहां के सांस्कृतिक उपकरण, यानी कि जिस कल्चर में बच्चा पल बढ़ रहा है तो वहां पर वो किस तरह की चीजों को यूज कर रहा है, वो मेनली पूछा गया है। नेक्स्ट है रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग फ्रॉम रोल मॉडल्स। तो देखिए ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की बात कौन करते हैं? बंडूरा करते हैं अपनी सोशल लर्निंग थ्योरी में। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की बात उनके द्वारा की ही नहीं गई है, जेनेटिक्स की बात उन्होंने बिल्कुल अवॉइड की है, उसको बिल्कुल निग्लेक्ट किया है जेनेटिक फैक्टर्स को।
रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट की बात किसके द्वारा की गई है? स्किनर, यानी कि जो भी बिहेवियरिस्ट है उन्होंने रीइंफोर्समेंट पनिशमेंट की बात की है। तो क्या होगा आपका? लैंग्वेज, सिंबल एंड साइंस। ये क्या है? ये कल्चरल टूल्स है, यानी कि जिस संस्कृति में बच्चा पल बढ़ रहा है वहां की लैंग्वेज क्या है, वहां के सिंबल्स, साइंस क्या रहेंगे, वहां के रिचुअल्स क्या है, ये क्या है? कल्चरल टूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। According to Kohlberg, moral development progress through a sequence of stages that are, यानी कि कोहलबर्ग ने अपनी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी में स्टेजेस की बात की है। तो वो जो स्टेजेस हैं वो किस तरह की हैं? यूनिवर्सल एंड सीक्वेंशियल है, यानी कि यूनिवर्सल सार्वभौमिक और सीक्वेंशियल है। वेरिएबल एंड कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है, यानी कि वो वेरी करती हैं या कॉन्टेक्स्ट का इफेक्ट उन पर रहता है, कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करती हैं, यानी कि समाज, सोसाइटी के कल्चर पर डिपेंड करती हैं। रिग्रेसिव एंड अनप्रिडिक्टेबल है। कल्चरल एंड सोशली डिटरमाइंड है। तो देखिए किसकी बात उन्होंने की गई है? देखिए कोहलबर्ग ने जो है स्टेजेस की बात की है। उनका मानना है कि ये जो स्टेजेस है ये कैसी है? यूनिवर्सल और सीक्वेंशियल है, यानी कि पहली स्टेज जो है बहुत ही लोअर ऑर्डर की है, उसके बाद सेकंड उससे हायर ऑर्डर, थर्ड उससे हायर, और जो लास्ट स्टेज की बात उनके द्वारा की गई है, इथिकल प्रिंसिपल्स की बात उनके द्वारा की गई है, तो बहुत ही हायर लेवल की स्टेज है। और उनका मानना है कि बच्चा चाहे कहीं पर भी रहे, इंडिया में रहे, अमेरिका में रहे, कहीं पर भी रहे, उन पर किसी भी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट का प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो क्या है? यूनिवर्सल और सीक्वेंशियल है, सीक्वेंस में ही रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट इन कोहलबर्ग्स थ्योरी इज कॉल्ड। देखिए पहला जो लेवल है कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी में वो कौन सा है, वो आपको बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये मैं आप लोगों को बिल्कुल नहीं बता रही हूँ, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, मुझे भी पता चले कि आप लोगों ने थ्योरी को पढ़ा है कि नहीं। ठीक है, लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। Piaget's theory of cognitive development is often associated with। देखिए पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी किससे एसोसिएट है? क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, सोशल लर्निंग थ्योरी या कंस्ट्रक्टिविज्म। तो देखिए ये क्या है? ये तीनों ही लर्निंग की थ्योरीज हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग की बात कौन करते हैं? पेवलोव करते हैं। ठीक है, पेवलोव के द्वारा की गई है। ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात कौन करते हैं? स्किनर करते हैं। ठीक है, सोशल लर्निंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? बंडूरा के द्वारा दी गई है। तो पियाजे किस तरह की बात करते हैं, यानी कि उनका वो कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं। ठीक है, वो रचनावादी है, कंस्ट्रक्टिविज्म की बात उनके द्वारा की गई है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। उनका मानना है कि जो बच्चा है वो क्या है? एक्टिव रहेगा थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस और अपनी नॉलेज को वो खुद कंस्ट्रक्ट करता है। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू पियाजे द टर्म ऑब्जेक्ट परमानेंस रिफर्स टू। देखिए ऑब्जेक्ट परमानेंस आप लोगों ने बहुत पढ़ा है पियाजे की थ्योरी में। ऑब्जेक्ट परमानेंस हम पढ़ते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में। उस ऑब्जेक्ट परमानेंस शब्द का मतलब क्या है? तो ये आप लोगों से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है सीटेट में भी। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड दैट ऑब्जेक्ट्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन व्हेन दे आर आउट ऑफ साइट। द एबिलिटी टू क्लासिफाई ऑब्जेक्ट्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। The ability to engage in abstract reasoning and hypothetical thinking, the ability to form mental representations of object। तो देखिए आपका ऑप्शन क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब क्या है कि भाई बच्चे के अंदर वो अंडरस्टैंडिंग या वो एबिलिटीज का डेवलपमेंट हो चुका है कि उसको पता है कि अगर कोई चीज उसके सामने से आउट ऑफ साइट हो जाए, यानी कि उसके सामने से हटा भी ली जाए, तो उसको ये पता है कि ये एग्जिस्ट करती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस का डेवलपमेंट हो चुका है। वस्तु स्थायित्व इसको हिंदी में हम कहेंगे। तो आपका क्या रहेगा? पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर हम सेकंड ऑप्शन को देखें तो देखिए क्लासिफाई ऑब्जेक्ट्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, यानी कि जहां पर हम क्लासिफिकेशन की बात कौन सी स्टेज में करते हैं? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि थर्ड नंबर की स्टेज है, उसमें करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग और हाइपोथेटिकल थिंकिंग की बात फोर्थ स्टेज में करते हैं। और मेंटल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि बच्चा सिंबॉलिक तरीके से चीजों को समझता है, ये कौन सी स्टेज में हम बात करते हैं? सेकंड स्टेज में। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू पियाजे द टर्म इमैनेंट जस्टिस रिफर्स टू। देखिए पियाजे के अकॉर्डिंग इमैनेंट जस्टिस का क्या मतलब है? तो पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो इमैनेंट जस्टिस शब्द का प्रयोग पियाजे ने अपनी कौन सी थ्योरी में किया है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में या मोरल डेवलपमेंट थ्योरी में? तो इस टर्म का प्रयोग पियाजे ने अपनी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी में किया है। इस टर्म का मतलब क्या है इमैनेंट जस्टिस का, वो आपको बताना है। थ्योरी जब मैंने आप लोगों को करवाई थी तो इस वर्ड को हाईलाइट भी मैंने किया था, आप लोगों को एक्सप्लेन भी किया था। ठीक है, तो क्वेश्चंस जब आप करते हैं तो पहले जो है कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है द बिलीफ दैट मोरल रूल्स आर सब्जेक्टिव एंड कैन बी चेंज। देखिए ये बिलीफ कि भाई मोरल रूल सब्जेक्टिव है और उनको चेंज किया जा सकता है। क्या इमैनेंट जस्टिस का ये मतलब है?
द कंसिडरेशन ऑफ अदर्स पर्सपेक्टिव्स इन मोरल डिसीजन मेकिंग, यानी कि मोरल डिसीजन में जो है दूसरों के पर्सपेक्टिव को कंसीडर करना। नेक्स्ट है द अंडरस्टैंडिंग दैट मोरल रूल्स आर यूनिवर्सल एंड अनचेंजेबल, या जो मोरल रूल्स हैं वो यूनिवर्सल और अनचेंजेबल हैं, इसकी समझ होना। नेक्स्ट है द बिलीफ दैट वायलेशंस ऑफ मोरल रूल्स विल इनवाइटेबली लीड टू पनिशमेंट, यानी कि जो मोरल रूल्स हैं उनको अगर वायलेट किया जाता है, उनको तोड़ा जाता है तो सीवियर पनिशमेंट दिया जाएगा, ये मतलब है इम्मिनेंट जस्टिस का। तो ये बिल्कुल सही है। इम्मिनेंट जस्टिस का मतलब है द बिलीफ दैट वायलेशंस ऑफ मोरल रूल्स विल इनवाइटेबली लीड टू पनिशमेंट, यानी कि अगर कोई मोरल रूल्स को तोड़ता है तो उसको सीवियर पनिशमेंट दिया जाएगा। इम्मिनेंट जस्टिस का ये मतलब है अकॉर्डिंग टू पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। देखिए वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसके द्वारा इन्फ्लुएंस होता है, तो किसके द्वारा होता है? जेनेटिक फैक्टर्स, इंडिविजुअल मैच्योरेशन, इन्वायरमेंटल स्टिमुली या सोशल इंटरेक्शन एंड कल्चरल टूल्स। तो थ्योरी के नाम से ही हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि उन्होंने किसकी बात की है, सोशल इंटरेक्शन और कल्चरल टूल्स की बात की है। उनकी थ्योरी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की है, लेकिन बात वो किसकी करते हैं? सोशल इंटरेक्शन और कल्चरल टूल्स पर उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पियाजे's थ्योरी emphasizes द इम्पोर्टेंस ऑफ मोरल रियलिज्म। देखिए पियाजे की थ्योरी मोरल रियलिज्म के इम्पोर्टेंस पर इम्फेसाइज करती है, बल देती है, जिसका मतलब क्या है? किसका मतलब? मोरल रियलिज्म का क्या मतलब है? ठीक है, तो ये जो मोरल रियलिज्म शब्द है ये हमने पियाजे की कौन सी थ्योरी में पढ़ा है? मोरल डेवलपमेंट थ्योरी में। ठीक है, तो एक शब्द हमने यूज किया है मोरल रियलिज्म और दूसरा था मोरल रिलेटिविज्म। तो मोरल रिलेटिविज्म और मोरल रियलिज्म का मतलब क्या होता है? ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आप लोगों से किसका मतलब पूछा गया है? मोरल रियलिज्म। लेकिन मैंने जब थ्योरी करवाई थी तो दोनों को आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। तो मोरल रियलिज्म का क्या मतलब है? The belief that moral rules are flexible and context dependent, यानी कि जो moral rules हैं वो flexible है, उनको change किया जा सकता है, वो context पर depend करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट द एबिलिटी टू कंसिडर अदर्स पर्सपेक्टिव्स इन मोरल डिसीजन मेकिंग, यानी कि जो मोरल डिसीजंस जब लिए जाते हैं तो उसमें दूसरों के पर्सपेक्टिव को कंसिडर करना। द अंडरस्टैंडिंग दैट मोरल रूल्स आर यूनिवर्सल एंड अनचेंजेबल, या ये समझ पैदा होना कि भाई जो मोरल रूल्स हैं वो क्या है? यूनिवर्सल और अनचेंजेबल हैं। द फोकस ऑन पर्सनल नीड्स एंड डिजायर्स इन मोरल रीजनिंग, या जो मतलब नैतिक तर्क है उसमें जो पर्सनल नीड्स और डिजायर्स हैं उन पर फोकस करना। तो देखिए मोरल रियलिज्म का मतलब क्या है? ये जो आप लोगों ने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी अगर आप लोगों ने पढ़ी है पियाजे की, तो उसमें उन्होंने दो स्टेजेस की बात की है, मेनली दो स्टेजेस बताई हैं। एक हिट्रोनोमस मोरलिटी जिसको उन्होंने मोरल रियलिज्म का नाम दिया है, यानी कि वो मोरलिटी जो बाहर से इम्पोज की जाती है, बाहर से थोपी जाती है कि भाई जो रूल्स हैं वो यूनिवर्सल है, वो अनचेंजेबल है, उनको चेंज नहीं कर सकते। तो मोरल रियलिज्म का मतलब क्या है? कि जो अंडरस्टैंडिंग दैट मोरल रूल्स आर यूनिवर्सल एंड अनचेंजेबल। ठीक है, कौन सी मोरलिटी की बात यहाँ पर हो रही है? हिट्रोनोमस मोरलिटी की बात हम यहाँ पर। नेक्स्ट है मैच्योरेशन ऑफ ब्रेन स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व इन मोरल रीजनिंग, या मोरल रीजनिंग यानी कि नैतिक तर्क में जो हमारा ब्रेन स्ट्रक्चर यानी कि हमारा जो संज्ञान काम कर रहा है उसमें कुछ मेच्योरिटी आ जाती है, इसके कारण ये होता है, या रिवॉर्ड या पनिशमेंट का इन्फ्लुएंस होता है। तो इनमें से क्या होगा आपका? यानी कि जहां पर बच्चा मोरल जजमेंट के प्रति, जहां पर उसको मोरलिटी से रिलेटेड जजमेंट लेना होता है, वहां वो ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है और उसमें रिजिडिटी कम हो जाती है। तो ये किसके कारण होता है? ये होता है बच्चे में मोरल प्रिंसिपल्स को इंटरनलाइज कर लिया है, यानी कि उसने जो है मोरलिटी को इंटरनलाइज कर लिया है, उसका डेवलपमेंट उसमें हो चुका है। ठीक है, तो इसके कारण से वो क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी उसमें आ जाती है, रिजिडिटी कम हो जाती है कि भाई जो मोरल रूल्स है उनको चेंज भी किया जा सकता है आवश्यकता पड़ने पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम कौन सी मोरलिटी की बात कर रहे हैं? ऑटोनॉमस मोरलिटी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू पियाजे द टर्म मोरल रियलिज्म, देखिए यहाँ पर टर्म दे दी है, पिछली स्लाइड में हमने क्या देखा था? थ्योरी में बात की गई थी। ठीक है, अगर हम पिछली स्लाइड में देखें तो क्या कहा है? पियाजे's थ्योरी एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ मोरल रियलिज्म। तो क्वेश्चन को हल्का सा चेंज किया है। ठीक है, मोरल रियलिज्म की ही बात की गई है। मोरल रियलिज्म का मतलब क्या है? तो जस्ट अभी हमने किया है। मोरल रियलिज्म का मतलब क्या है? जो मोरल रूल्स है वो यूनिवर्सल है, अनचेंजेबल है, उनको चेंज नहीं किया जा सकता। हिट्रोनोमस मोरलिटी की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, पिछली ही स्लाइड में हमने डिस्कस किया है। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। वाइगोत्स्की सोशियो
कल्चरल थ्योरी एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ, देखिए वाइगोत्स्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है वो किस चीज की महत्ता पर बल देता है, किस चीज पर फोकस करता है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स इन डेवलपमेंट, इंडिविजुअल कॉग्निटिव प्रोसेस, सोशल इंटरेक्शन एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। तो वाइगोत्स्की किसकी बात करते हैं, सोशल इंटरेक्शन एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, उनकी थ्योरी के नाम से ही क्लियर पता चल रहा है, ठीक है, ये हम डिटेल में कर चुके हैं, आप थ्योरी को जरूर देखिएगा। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। According to Kohlberg, which stage of moral development is focused on maintaining good relationships and living up to others' expectations? देखिए कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी में जो स्टेजेस दी गई हैं उनमें से आपको बताना है कि भाई ये जो स्टेज है जिसमें बच्चा रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने की कोशिश करता है, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को भी वो पूरा करने की कोशिश करता है, तो वो कौन सी स्टेज है? फर्स्ट स्टेज है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविज्म ओरिएंटेशन, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। तो देखिए आपका आंसर होगा गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी कि थर्ड नंबर की स्टेज है, और लेवल की अगर हम बात करें तो सेकंड लेवल है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर बच्चा अपनी रिलेशनशिप को मेंटेन करने की कोशिश करता है, दूसरों को खुश करने की कोशिश करता है, दूसरों से अप्रूवल गेन करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to Kohlberg, which stage of moral development is characterized by an individual obeying laws and upholding social order? देखिए अगर कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी की हम बात करें तो ये कौन सी स्टेज है जिसमें जो इंडिविजुअल है वो लॉज को ओबे करता है, किस लिए? ताकि सोशल ऑर्डर को मेंटेन रखा जा सके, ठीक है, उनको अपहोल्ड करने के लिए, उनको फॉलो करने के लिए वो लॉज को ओबे करता है। अगर यहाँ पर होता वो लॉज को इसलिए ओबे करता है क्योंकि पनिशमेंट का उसको डर है, तो यहाँ पर स्टेज नंबर 1 हो जाती है। लेकिन यहाँ पर किसकी बात की गई है? सोशल ऑर्डर की बात की गई है, सोशल लॉज की बात की गई है। तो यहाँ पर जो आपकी स्टेज होगी, यानी कि कोहलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी की कौन सी स्टेज की बात कर रहे हैं? फोर्थ नंबर की स्टेज, मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। और हम लेवल की बात करें तो ये कौन सा लेवल होगा? सेकंड, कन्वेंशनल मोरल। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Bruner's theory is often associated with क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, सोशल लर्निंग थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो देखिए ब्रूनर की थ्योरी किससे रिलेटेड है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग की बात किसके द्वारा की गई है? पैवलोव। ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात कौन करते हैं? स्कीनर करते हैं। और सोशल लर्निंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? बंडूरा के द्वारा दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रूनर्स थ्योरी हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ, देखिए ब्रूनर की जो थ्योरी है वो किस चीज की इंपोर्टेंस को हाईलाइट करती है? पैसिव लर्निंग को बताती है, रेपिटेशन एंड रोट मेमोराइजेशन की बात की गई है, या इंडिविजुअल डिस्कवरी एंड एक्टिव लर्निंग, टीचर डायरेक्टेड इंस्ट्रक्शन। पैसिव लर्निंग की बिल्कुल बात नहीं की गई है, रेपिटेशन और मेमोराइजेशन की बात ब्रूनर नहीं करते हैं, टीचर डायरेक्टेड इंस्ट्रक्शन की बात उनके द्वारा नहीं की गई है, उन्होंने लर्नर सेंटर्ड अप्रोच की बात की है, डिस्कवरी लर्निंग की बात उनके द्वारा की गई है, एक्टिव लर्निंग की बात की गई है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? इंडिविजुअल डिस्कवरी एंड एक्टिव लर्निंग। इनकी जो ब्रूनर है वो एक्टिव लर्नर पर ज्यादा फोकस करते हैं। उनका मानना है कि भी बच्चा जो है वो एक्टिव लर्नर है, वो अपनी नॉलेज को खुद डिस्कवर करता है, खुद कंस्ट्रक्ट करता है। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। पियाजे प्रपोज दैट मोरल डेवलपमेंट बिगिंस इन विच स्टेज ऑफ हिज कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। देखिए पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उसकी किस स्टेज में बच्चे में मोरल डेवलपमेंट की शुरुआत हो जाती है, ठीक है, यानी कि बच्चे में मोरलिटी का डेवलपमेंट कौन सी स्टेज में हो जाता है, उसकी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं। फर्स्ट है सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो कौन सी स्टेज से बच्चे में मोरालिटी का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है? ये हो जाता है सेकंड स्टेज, जो कि प्री ऑपरेशनल स्टेज है, जिसका टाइम पीरियड 2 to 7 ईयर्स है। देखिए उन्होंने दो तरह की मोरालिटी की बात की है, हिट्रोनोमस मोरालिटी और ऑटोनोमस मोरालिटी। तो यहाँ पर बच्चे में हिट्रोनोमस मोरालिटी, यानी कि जो बच्चा होता है उसमें मोरालिटी का डेवलपमेंट हो जाता है, लेकिन वो किस तरह की मोरालिटी होती है? बाहर से इम्पोज की हुई मोरालिटी होती है, यानी कि यहाँ पर बच्चा जो है दूसरों के जो रूल्स होते हैं उनको वो फॉलो करता है, वो बच्चे के ऊपर जो थोपे जाते हैं उन रूल्स को वो फॉलो करता है। तो किस तरह की मोरालिटी का डेवलपमेंट होता है? हिट्रोनोमस मोरालिटी का। कौन सी स्टेज में हो जाता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की? प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि सेकंड स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, Piaget's theory suggests that children progress from a heteronomous morality stage to an autonomous morality stage around the age of। देखिए अभी हमने इस क्वेश्चन में heteronomous morality का एज ग्रुप देखा था कि कौन सी एज में जो है बच्चे में heteronomous morality का
प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि भाई हिट्रोनोमस मोरालिटी से जो है ऑटोनोमस मोरालिटी की तरफ जब बच्चा प्रोग्रेस करता है तो उसका एज ग्रुप क्या रहेगा, कौन सी एज में जो है वो हिट्रोनोमस मोरालिटी टू ऑटोनोमस मोरालिटी की तरफ प्रोग्रेस करता है। 2 to 3 years old, 4 to 7, 8 to 11, 12 to 15। तो देखिए 4 to 7 years हमने यहाँ पर देखा था प्री ऑपरेशनल स्टेज में, यानी कि यहाँ पर बच्चे में हिट्रोनोमस मोरालिटी का डेवलपमेंट होता है, यानी कि यहाँ पर बच्चा दूसरों के रूल्स को फॉलो करता है। लेकिन अगर हम ऑटोनोमस मोरालिटी की बात करें तो एज ग्रुप क्या रहेगा, 8 to 11 ईयर्स। यहाँ पर जब बच्चा 8 साल का हो जाता है तो उसको ये समझ पैदा हो जाती है कि भी जो मोरालिटी है वो बाहर से इम्पोज नहीं की जाती, उसमें जो यानी कि मोरालिटी के जो रूल्स है उनको चेंज किया जा सकता है। यहाँ पर बच्चा मोरालिटी के जो प्रिंसिपल्स है उनको इंटरनलाइज करना सीख जाता है। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। Vygotsky's theory emphasizes the role of in cognitive development, language and communication, observational learning, genetic predisposition, internal mental process। तो देखिए किस पर ज्यादा फोकस करते हैं, लैंग्वेज और कम्युनिकेशन की बात करते हैं वाइगोत्स्की। उन्होंने लैंग्वेज और कम्युनिकेशन पर बहुत ज्यादा फोकस किया है। लैंग्वेज की 3 फॉर्म्स भी बताई है। कौन कौन सी 3 फॉर्म्स है मैंने थ्योरी में करवाई हुई है, वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि लैंग्वेज की कौन सी 3 फॉर्म्स की बात वाइगोत्स्की करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की द डेवलपमेंट ऑफ हायर मेंटल फंक्शंस इज क्लोजली लिंक्ड टू। देखिए वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग बच्चों में हायर मेंटल फंक्शंस यानी कि उच्च मानसिक कार्यों का डेवलपमेंट किस तरह से होता है, मैच्योरेशन ऑफ ब्रेन स्ट्रक्चर्स यानी कि ब्रेन स्ट्रक्चर्स में कुछ मैच्योरेशन आ जाती है उसके कारण, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन के कारण, या इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस, या कल्चरल एंड सोशल इंटरेक्शन। तो वाइगोत्स्की किस पर फोकस करते हैं, कल्चरल एंड सोशल इंटरेक्शन पर। उनका मानना है कि बच्चों में हायर मेंटल फंक्शंस का डेवलपमेंट सोशल और कल्चरल इंटरेक्शन के कारण होता है, यानी कि वो किस तरह के लोगों के बीच रह रहा है, किस तरह के लोगों से वो इंटरेक्ट हो रहा है। अगर वो अपने से ज्यादा नॉलेजेबल व्यक्तियों के बीच रह रहा है तो एज वहां पर मैटर नहीं करती, वहां पर बच्चे में जो है हायर मेंटल फंक्शंस का डेवलपमेंट एज से पहले भी हो जाता है। तो वो किस पर फोकस करते हैं, कल्चर एंड सोशल इंटरेक्शन। तो दोस्तों आप लोगों के लिए जो मैं वाइगोत्स्की, पियाजे, ब्रूनर और कोहलबर्ग से रिलेटेड जो 50 इंपोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज लेकर आई थी वो कंप्लीट होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। देखिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर आप साथ साथ कर लेंगे तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आप लोगों को और ज्यादा हो जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए अगर सेशन आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, कुछ फीडबैक है या कुछ भी किसी तरह का क्वेश्चन है, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ती हूँ।